तो आज की वीडियो में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इससे पहले हम इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? जैसे मैंने अपने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि जब कोई चीज अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन शॉर्ट, एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कोई एक चीज अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। अब बोलोगे इसे एग्जाम्पल से बताओ। इसका एग्जाम्पल ये लो, ले लो कि ट्रांसपोर्ट लेते हैं हम। ठीक है, व्हीकल्स का लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने का। तो व्हीकल्स मूव करते हैं। ठीक है, मूव करना वो एक एबिलिटी हो गई। अब ये देखो कि मूव करने की एबिलिटी कैसे अलग है। जैसे अगर मैं मान लूं बाईसाइकिल, बाईसाइकिल या बाइक बोल लो, ये कैसे मूव करती है? टू टायर्स पे। ठीक है, यही चीज मैं कार की ले लूं तो कार मूव करती है फोर टायर्स पे। और यही चीज मैं ट्रक के लिए ले लूं तो ट्रक में जनरली होते हैं छह या फिर आठ टायर्स। राइट। अब देखो, चाहे वो बाईसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक कर रहे हो, कर तो वो मूव ही रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। एक्शन तो एक ही है, मूव करना ही एक्शन है, बट तरीका अलग अलग है। जैसे बाईसाइकिल टू टायर्स पे कर रही है, कार फोर टायर्स पे कर रही है, ट्रक छह या आठ पे कर रहा है। ऐसे आप ट्रेन में ले दो, ट्रेन रेल्स पे कर रही है। काम तो मूव ही है ना, एक्शन तो एक है, बट जो एक्शन करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो यही आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के होते हैं मेनली थ्री टाइप्स। पॉलीमॉर्फिज्म जो आपको इसके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म तो हो गया आपका एक मेजर टॉपिक। अब इसके अंदर आपको तीन टॉपिक पढ़ने हैं मेनली। तीन में से भी दो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, थर्ड वाला थोड़ा लाइक मिलता जुलता है सेकंड से। सबसे पहला हो गया आपका मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है। सेकंड हो गया आपका मेथड ओवर लोडिंग। एक ओवर राइडिंग है, एक ओवर लोडिंग है। एंड द थर्ड हो गया आपका, वो है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मतलब आपको ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट एंड ये इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला आपका सेकंड वाले से सिमिलर है तो इतना कुछ है नहीं। अब ये देखो कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है पहले तो मैं आई थिंक मैं इसको प्रैक्टिकली ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हम पहले मेथड ओवरराइडिंग का प्रैक्टिकल देखते हैं। थियोरेटिकल बताने से बढ़िया इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम डाल देते हैं टॉपिक अपना पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है मेथड ओवर राइडिंग। राइट। अब मैं बनाता हूँ, क्लास बनाता हूँ। दो क्लास बनाते हैं। एक क्लास बना रहा हूँ मैं, व्हीकल बनाता हूँ या कार बनाता हूँ। चलो वही एग्जांपल देते हैं आपको, कार। ठीक है, पहले व्हीकल बनाते हैं एक। हमने व्हीकल बना दिया। ओके। अब देखो, व्हीकल के अंदर मैं डाल रहा हूँ, आपको एक मेथड डाल रहा हूँ मैं मूव करने का। ठीक है, और मैं इसके अंदर सेल्फ देके प्रिंट करवा रहा हूँ व्हीकल इज मूविंग। ठीक है, सेम मैं अगली क्लास बना रहा हूँ। इस बार मैं रख रहा हूँ बाइक। और बाइक किससे इनहेरिट कर रही है? आपकी व्हीकल से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझ आएगा। इंटरकनेक्टेड है सब। इसके अंदर में मैं एक सेम नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, सेम जो मूव है ना, सेम मूव बना रहा हूँ। देखो स्पेलिंग तक सेम लिखी हुई है। सेल्फ डालता हूँ, प्रिंट करते हैं, उसमें लिखता हूँ मैं बाइक इज मूविंग।
ठीक है। सेम मैं ऐसी मैं एक उसका बनाता हूँ, कार का भी। कार भी आपका किससे इनहेरिट कर रहा है? व्हीकल से कर रहा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कार इज मूविंग। ठीक है। अब मैं बाइक क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बाइक इक्वल टू बाइक। ठीक है। अब मैं अगर बाइक डॉट मूव लिखूंगा तो कौन सा मूव एग्जीक्यूट होगा? बाइक का मूव एग्जीक्यूट होगा या व्हीकल का मूव एग्जीक्यूट होगा? क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, व्हीकल इज मूविंग या बाइक इज मूविंग? रन करते हैं। बाइक इज मूविंग। तो मेथड ओवरराइडिंग यही होता है कि अगर आपकी पेरेंट क्लास में और आपकी चाइल्ड क्लास में, यहाँ पे आपकी पेरेंट क्लास कौन सी है? व्हीकल, राइट। एंड आपकी चाइल्ड क्लास कौन सी है? बाइक। अगर पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड होगा, पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड होगा, और अगर आपने चाइल्ड मेथड का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो चाइल्ड मेथड का ही मेथड भी कॉल होगा। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, तो मैं इसे एक बार इसमें भी समझाता हूँ। पहला होगा मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपके पास एक पेरेंट क्लास है, जैसे इस केस में हमारे पास क्या थी? व्हीकल। एक आपके पास चाइल्ड क्लास है, इस क्लास इसमें हमारे केस में थी बाइक। ठीक है। दोनों के अंदर आपके पास एक सेम मेथड होगा, और हमारे पास सेम मेथड कौन सा था? चाइल्ड में भी मूव था, पेरेंट में भी हमारे पास मूव वाला मेथड था। ठीक है। सेम मेथड है ना। अब आपने चाइल्ड क्लास की कोई ऑब्जेक्ट बनाई, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है। और आपने मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल कर दिया मेथड। अब पेरेंट के अंदर भी वही मेथड है, चाइल्ड के अंदर भी वही मेथड है, और हम बोलते हैं कि चाइल्ड पेरेंट से इनहेरिट करता है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे में लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या वो पेरेंट वाला मूव तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वो कोई मेथड को कॉल कर रहा है तो चाइल्ड वाला चाइल्ड वाला मेथड ही कॉल होगा। मतलब देखो, पेरेंट के अंदर भी एक हमारा मूव मेथड था, और चाइल्ड के अंदर भी हमारा एक मूव मेथड था, और आपने चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, बाइक का हमने एक वो बनाया था ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने जब डॉट मूव को कॉल किया तो ये एग्जीक्यूट होगा, ना कि ये। ठीक है। ये होता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ही यही है कि आप एक तरह से जो पेरेंट क्लास की वो है ना, मतलब उस मेथड को ओवरराइड कर दे रहे हो, कि पेरेंट्स के ऊपर चाइल्ड की सुपीरियरिटी बढ़ जा रही है एक बार के लिए मेथड को कॉल करते टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड क्लास का है। तो एक तरह से उसको इंपॉर्टेंस को ओवरराइड कर दे रहा है वो। अगर ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। अब मेथड ओवरराइडिंग में एक और कंसेप्ट है, मैं उसको बताता हूँ यहाँ पे। उसके लिए क्या करते हैं हम, ये बाइक बन गई, ये व्हीकल बन गया। ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है। अब एक और केस बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसको हम बोलते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। अब ये है क्या, अभी देखो समझो इसे। मैं ये व्हीकल वाली क्लास कॉपी कर रहा हूँ, व्हीकल इज मूविंग। ठीक है। तो इसका मैं बाइक वाली क्लास भी कॉपी कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं कोई इनहेरिटेंस वगैरह नहीं लगा रहा बाइक वाले केस में। ठीक है। बाइक अपनी एक सेपरेट क्लास है। ओके। ये आपकी दो क्लासें बन गई। अब मैंने एक क्लास बनाई स्प्लेंडर करके। अब स्प्लेंडर देखो व्हीकल भी है, बाइक भी है, तो मैं क्या इनहेरिट दोनों से करा रहा हूँ। तो मैं व्हीकल से भी कराऊंगा एंड बाइक से भी कराऊंगा। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस करा रहा हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे वापस मूव वाला बनाऊंगा और लिख दूंगा इसके अंदर सेल्फ, और इसके बाद प्रिंट करूंगा मैं स्प्लेंडर इज मूविंग।
ठीक है। अब मैं स्प्लेंडर की एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एसपी करके बनाता हूँ एक स्प्लेंडर का ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो, अब अगर मैं एसपी डॉट मूव को कॉल करूंगा तो क्या आना चाहिए? अ, अब एसपी डॉट मूव को कॉल करेंगे तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए आपका एसपी डॉट मूव कॉल करने पे? क्या लगता है? स्प्लेंडर ही आएगा। मैंने क्या बताया था, मेथड ओवरराइड कर जाता है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। बट अगर मैं इस नाम का कोई फंक्शन हटा दूं यहाँ से, अब कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसको पास कर दिया, स्प्लेंडर क्लास के अंदर कुछ नहीं है आपका। अब एसपी डॉट मूव करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? अब देखो, यहाँ पे देखो, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक टॉपिक है एमआरओ, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने आपकी एक क्लास बनाई व्हीकल, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या मेथड है, मूव। एक बनाई मैंने बाइक, इसके अंदर भी आपका है मूव। एंड मैंने एक और बनाई स्प्लेंडर। जब मैंने इसके अंदर मूव रखा था तो स्प्लेंडर का मूव पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, तो हमें पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। बट मैंने इस बार स्प्लेंडर के अंदर कुछ नहीं रखा, कोई मेथड नहीं रखा, उस नाम का मूव नाम का कोई मेथड नहीं रखा हुआ। और स्प्लेंडर दोनों से इनहेरिट हो रखा है, बाइक से भी इनहेरिट हो रखा है एंड व्हीकल से भी इनहेरिट हो रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। स्प्लेंडर व्हीकल से भी इनहेरिट हो रखा है, बाइक से भी इनहेरिट हो रखा है, ठीक है। अब अगर मैं स्प्लेंडर से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, किसकी बना रहा हूँ, स्प्लेंडर की, ठीक है। और अब इसका मैं एसपी डॉट मूव कॉल कर रहा हूँ, तो व्हीकल वाला मूव कॉल होगा या बाइक वाला मूव कॉल होगा? कौन सा होना चाहिए? तो इसको रन करके देखते हैं तब पता चलेगा। तो इसको रन करते हैं, तो व्हीकल इज मूविंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक बार ना, ये जो ऑर्डर है ना इसको चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पे व्हीकल पहले लिखा था, बाइक बाद में लिखा था ना। अब मैं बाइक पहले लिखता हूँ एंड व्हीकल को बाद में लिखता हूँ। इस बार बाइक इज मूविंग हो रहा है। तो समझ गए मेथड, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या चीज है? कुछ नहीं है वो, जिस हिसाब से आप अरेंज करोगे, मतलब जब आपने ये क्लास बनाई थी स्प्लेंडर, ठीक है, आपने पहले व्हीकल को डिफाइन किया, देन आपने बाइक को डिफाइन किया। तो व्हीकल को प्रायोरिटी मिलेगी पहले, पहले वो जब भी क्लास में आपको ऑब्जेक्ट एसपी डॉट मूव को कॉल करेगा ना, वो पहले मूव किस में देखेगा, व्हीकल के अंदर। अगर व्हीकल के अंदर से मूव वाला मेथड नहीं मिलेगा तब वो बाइक में जाएगा। बट अगर उसे मूव वाला मेथड व्हीकल के अंदर मिल गया तो वो वहीं पे उस मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। सेम केस में अगर आपने बाइक पहले लिखा रहता तो पहले वो बाइक के अंदर ढूंढता मूव वाला मेथड आपका। तो इसी ऑर्डर को जो आप इसके अंदर पास करते हो, इस ऑर्डर को, इसी को आप एमआरओ बोलते हो, ठीक है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब ये डिसाइड करता है एमआरओ आपका कि किस क्लास को मेजोरिटी मिलेगी। अगर आपने क्लास स्प्लेंडर बनाई है तो दो चीजों से इनहेरिट करा रखा है, व्हीकल से और बाइक से, तो इसका मतलब ये है कि पहले वो व्हीकल को मेजोरिटी देगा सर्च करने के टाइम। पहले वो, जब भी आप कोई मेथड कॉल कर रहे हो जो कि आपकी करंट क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब स्प्लेंडर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता वो मेथड, और आपको वो इनहेरिट कराना है व्हीकल या बाइक से, तो पहले वो व्हीकल में जाके चेक करेगा क्या वो व्हीकल के अंदर है। अगर वो व्हीकल के अंदर नहीं हुआ तब जाके वो बाइक में जाएगा। बट अगर उसे व्हीकल के अंदर मिल गया वो मेथड, तो वो बाइक को चेक भी नहीं करेगा, वो व्हीकल के अंदर से ही कॉल कर देगा वो, ठीक है। तो वही है कि आपकी मेजोरिटी डिसाइड करेगा। या फिर आप बोल सकते हो एमआरओ का मतलब होता है ऑर्डर इन विच क्लासेस आर सर्च्ड। क्लासेस किस ऑर्डर में सर्च होंगी ये डिटरमाइन करता है। ओके, तो यही था आपका एमआरओ, ठीक है। जैसे मैंने आपका बाइक व्हीकल चेंज की, उनकी इंटरप्लेस कर दी चेंजे, तो बाइक को मेजोरिटी मिल गई तो इस बार उसने बाइक से कॉल कर दिया आपका मूव वाला, ठीक है। तो ये था, इसमें ज्यादा क्वेश्चन था, मेथड ओवरराइडिंग यही है आपका।
इतना ही था मेथड ओवरराइडिंग में। तो हमने यही पढ़ा कि इसको हटा भी दोगे तो इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा कि अगर कोई मेथड आपकी सब क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है तो सब क्लास का ही मेथड कॉल होगा, पेरेंट क्लास से कॉल नहीं होगा वो। मेथड ओवरराइडिंग तो ये पढ़ा। अब फिर हमने मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर पढ़ा कि जिस उसमें आप ये यहाँ पे ये पास करोगे, जिस ऑर्डर में पास करोगे यहाँ पे क्लासेस, उसी ऑर्डर में मेजोरिटी दी जाएगी। तो अगर मैं आपको एक परफेक्ट ऑर्डर बताऊं कि क्या होता है, मतलब मेथड ओवरराइडिंग का परफेक्ट ऑर्डर क्या होता है, तो पहले तो वो चेक करता है करंट क्लास के अंदर। मतलब आपने कोई मेथड को कॉल किया, मेथड को आपने किया कॉल, ठीक है, तो पहले तो वो चेक करेगा करंट क्लास में कि उस करंट क्लास के अंदर है वो मेथड। अगर मान लो आपने 3 क्लासेस दी ना आप पे, व्हीकल, बाइक एंड स्प्लेंडर, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्प्लेंडर की, तो वो करंट क्लास यानी स्प्लेंडर के अंदर चेक करेगा कि ये मूव वाला मेथड, मूव वाला मेथड कॉल करते हैं मान लो, तो स्प्लेंडर के अंदर है वो। अगर स्प्लेंडर के अंदर नहीं है, अगर नहीं है, तब वो जाएगा एमआरओ की तरफ कि एमआरओ सीक्वेंस क्या था आपका। जैसे एमआरओ सीक्वेंस इस केस में हमारा व्हीकल बाइक है, तो उसके बाद वो मूव वाला चेक करेगा मूव व्हीकल के अंदर है। अगर व्हीकल के अंदर भी नहीं है, तब वो अगले सीक्वेंस में जाएगा जो कि बाइक है, तो बाइक के अंदर चेक करेगा। अगर बाइक के अंदर होगा तो कॉल कर देगा, नहीं होगा तो वो मेथड होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही आपका मेथड ओवरराइडिंग। इजी सा टॉपिक है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब मेथड ओवरलोडिंग में कैच है, मेथड ओवरलोडिंग में एक कैच है। अब कैच ये है कि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। मेथड ओवरलोडिंग एग्जिस्ट नहीं करती है पाइथन में। ये क्या है? नॉट एग्जिस्ट इन पाइथन डायरेक्टली। मतलब अचीव किया जा सकता है, बट डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है मेथड ओवरलोडिंग करने का। जैसे जावा के अंदर तो आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो, पाइथन आपको मेथड ओवरलोडिंग को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। आप इनडायरेक्टली तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। ओके, अब वो इनडायरेक्ट तरीका है क्या? उससे पहले आप ये देखो कि मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है। ठीक है, अब मान लो आपको शेप का एरिया निकालना है, आपको शेप का एरिया निकालना है। मतलब आपके पास एक मेथड है जो कैलकुलेट करता है क्या? एरिया कैलकुलेट करता है। ठीक है, एक मेथड है आपके पास, मतलब आपको ये एक मेथड ही रखना है। और आप चाहते हो कि एक मेथड मेरे लिए क्या बोलते हैं, स्क्वायर का एरिया भी निकाल दे, मेरे लिए रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल दे, मेरे लिए ये अ, उसका एरिया भी निकाल दे, क्या बोलते हैं, सर्कल का एरिया भी निकाल दे। ठीक है, तीनों चीजों का एरिया निकाल दे एक ही मेथड। अब मेथड ओवरलोडिंग ना होती तो हम क्या करना पड़ता हमें? स्क्वायर के लिए हमें एक अलग वो बनानी पड़ती, रेक्टेंगल के लिए हमें अलग बनाना पड़ता पूरा, सर्कल के लिए अलग बनाना पड़ता, और हर बार अलग अलग क्लास को कॉल करना पड़ता। मतलब स्क्वायर नाम की क्लास बनानी पड़ती और स्क्वायर उसके बाद हम लिखना पड़ता स्क्वायर डॉट कैलकुलेट एरिया। रेक्टेंगल की अलग क्लास बनानी पड़ती, रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया। सर्कल की अलग बनानी पड़ती, सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया। बट मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक क्लास बनाऊंगा ज्योमेट्री नाम की। अब बेस्ड ऑन द इनपुट, इनपुट कैसे, स्क्वायर में आपको क्या कितना साइड चाहिए होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए? एक चाहिए होता है, एक ही तो चाहिए होता है। आपको सिर्फ साइड की वैल्यू चाहिए होती है, एक साइड की। आप साइड का स्क्वायर कर देते हो, तो यूजर को कितना इनपुट डालना पड़ता है आपको? 1। तो यूजर को बस एक साइड की वैल्यू देनी है ना एरिया कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? यूजर से क्या क्या मांगना पड़ेगा आपको? लेंथ एंड ब्रेड।
दो चीजें मांगनी पड़ेंगी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। अब सर्कल के लिए अगर क्या मांगोगे आप, या तो चलो दो ही चीजें के लिए रख लो, सर्कल तो छोड़ दो अभी के लिए, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, दो चीजें रख लो, ठीक है। अब ये देखो, आपको एक मेथड से दो चीजों को हैंडल करना है, स्क्वायर को भी हैंडल करना है, रेक्टेंगल को भी हैंडल करना है, बिना अलग अलग क्लास बनाए दोनों की, ठीक है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग अचीव कैसे करते हैं, और ये इनडायरेक्ट वे बताऊं कौन सा आपका इनडायरेक्ट वे है आपका, ये आपने बेसिक पाइथन के अंदर पढ़ा होगा, जब आप सॉरी वो बनाते हो ना, फंक्शंस बनाते थे, DEF करके फंक्शन बनाते थे, उसके अंदर कुछ मैंने पढ़ाया था, एक डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ये आपका एक्स फैक्टर है, यही आपको मेथड ओवरलोडिंग करने में अचीव करने में मदद करते हैं, क्योंकि पाइथन में डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं, मैं बता चुका हूँ। तो कैसे करना है देखते हैं। तो हम जाएंगे मेथड ओवरलोडिंग में, इसके लिए मैं क्लास क्रिएट करूंगा। पहले मैं बताता हूँ आपको बिना मेथड ओवरलोडिंग के कैसा होता है, विदाउट मेथड ओवरलोडिंग, पहले विदाउट देखते हैं, उसके बाद विद देखते हैं, ठीक है। तो विदाउट कैसे होता है आपका, ये देखो, पहले मैंने वही सिनेरियो दे रहा हूँ, एरिया कैलकुलेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को पहले एक बनाना पड़ता है स्क्वायर के लिए, ठीक है। स्क्वायर के लिए बनाया मैंने एक, उसके बाद मेरे को इसके अंदर फंक्शन रखना पड़ता DEF एरिया सेल्फ, और फिर मेरे को रिटर्न करते, सॉरी, फिर मेरे को देना पड़ता है स्क्वायर में, मैंने बोला आपको एक इनपुट देना होता है ना, मैं देता हूँ ए करके कि एक साइड देनी होती है, साइड, ठीक है। और उसका मैं रिटर्न करता क्या, रिटर्न क्या करते हैं हम, ए इंटू, यार ए नहीं रखा मैंने, साइड इंटू साइड रखा है ना, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये करना पड़ता आपको। फिर आपको सेम एक रेक्टेंगल की क्लास बनानी पड़ती, क्लास रेक्टेंगल DEF एरिया, देखो मेथड का नाम आपने सेम रखा है दोनों के अंदर, ठीक है। एरिया एरिया सेल्फ, और इसमें मेरे को दो पैरामीटर देने पड़ते हैं, L, B, रिटर्न L/B, ठीक है। अब मेरे को स्क्वायर का एरिया निकालना होता तो मुझे करना पड़ता, मान लो मैं स्क्वायर की एक ऑब्जेक्ट बनाता, फिर स्क्वायर स्क्वायर और SQ डॉट में डालता एरिया, और साइड का नाम डालता कितना 5, तो रिटर्न करता 25। फिर मैं रेक्टेंगल के लिए मैं करना पड़ता मुझे रेक्टेंगल, और मैं डालता रेक्ट डॉट एरिया, और दो डालनी पड़ती मेरे को, 5, 10, 50, ऐसे करके निकालना पड़ता आपको, मतलब एरिया वगैरह सब कुछ। स्क्वायर के अलग बनाई क्लास, रेक्टेंगल के लिए अलग बनाई क्लास, है ना। तो ये तो आपने कर लिया विदाउट मेथड ओवरलोडिंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको देखना है विद मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ शेप नाम की, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा बस एरिया करके, ठीक है। एरिया बनाया, सेल्फ रखा, और मैंने A, B पास कर दिया, A, B पास कर दिया, और मैंने B को बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया, डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ा है ना आपने, नन, तो मैंने बाय डिफॉल्ट B को नन दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ B इज नन, अगर B हमारा नन है, अब इसको मैं एक बार समझा देता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। ये देखो, आपको ये पता है
कि जब आप स्क्वायर के लिए करोगे तो आपको एक पैरामीटर चाहिए, ठीक है, यानी आपको साइड वाला पैरामीटर चाहिए। तो मतलब मैं मान लेता हूँ हमारे पास दो पैरामीटर है, ओवरऑल पैरामीटर कौन कौन से हमारे पास, ए कॉमा बी, ठीक है, मैंने जो भी क्रिएट करके दिखाया ना आपको यहाँ पे, ये देखो, ए कॉमा बी दो पैरामीटर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए हमें एक पैरामीटर चाहिए, यानी ए, यूजर को एक चाहिए बस। वहीं आप रेक्टेंगल करोगे तो हमें चाहिए दो पैरामीटर, यानी ए कॉमा बी दोनों चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ए चाहिए, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे पहली ए को तो मैंने कुछ सेट नहीं किया कि ए की वैल्यू तो यूजर डालेगा ही डालेगा, लेकिन बी को मैंने बाय डिफॉल्ट नन सेट किया हुआ है, कि मान लो अगर ये कंडीशन होती है कि ए में यूजर ने वैल्यू डाली है, बी नन होती है, तो ये पॉइंट आउट करेगा स्क्वायर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन होती है कि ए में भी कुछ वैल्यू है, बी में भी कुछ वैल्यू है, मतलब यूजर बाय डिफॉल्ट वैल्यू को यूज नहीं कर रहा, तो आपका कॉल होगा रेक्टेंगल वाला। ये काम करता है एक तरह से मेथड ओवरलोडिंग। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने डाल दिया इफ बी इज नन, कि मतलब जब यूजर ने वैल्यू डाल चुका है, ऑब्जेक्ट बना चुका है इस शेप की, और यूजर ने जब कॉल किया मेथड एरिया और उसने बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं भरी, यानी बी नन है, तो और जब बी नन है तो हमारा कौन सा कॉल होना चाहिए, स्क्वायर वाला, तो यानी ए इंटू ए, ठीक है। लेकिन अगर यूजर ने दोनों जगह डाली है, ए में भी डाली है बी में डाली है, तो हम डालेंगे एल्स कंडीशन। एल्स में क्या होगा, रेक्टेंगल, यानी ए इंटू बी, ठीक है। अब मैं शेप का ही बनाता हूँ, शेप नाम से ऑब्जेक्ट, शेप डॉट एरिया, कॉल किया मैंने मेथड। अब मैं जब इसके अंदर एक पैरामीटर डालूंगा, मैंने जब डाला 5, ये याद रखो, ये आपका है स्क्वायर क्ले एंड ये आपका है रेक्टेंगल क्ले, ठीक है। जब मैंने एक मेथड एक बार डाला, ए और बी आपके पास दो पैरामीटर है, मैंने सिर्फ ए के अंदर डाला, यानी 5 डाला, बी आपका नन है, तो आपका कॉल होगा ये स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होना चाहिए, 25 आना चाहिए आंसर मेरा, 5 × 5 25 आया। बट अगर मैं शेप डॉट एरिया करके डालता और मैं दो पैरामीटर डालता इसके अंदर, 4, 5, अब कौन सा कॉल होगा, अब क्योंकि बी के अंदर भी कुछ वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट आपने नन दिया था, लेकिन इस बार यूजर ने अपनी तरफ से डाला है, तो आपका बी नन वाला रिप्लेस हो चुका है आपका 5 से। इस बार दो वैल्यू है, यानी ए बी दोनों है, तो आपका पहली कंडीशन चेक करेगा बी इज नन, लेकिन बी के अंदर तो वैल्यू है, तो ये फॉल्स हो गई, कंडीशन नहीं जाएगा, ये जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर, यानी ए इंटू बी, यानी रेक्टेंगल, 4, 5 × 20। तो ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्यों इसे पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक्स के अंदर आता है, कि एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। निकाल तो एरिया ही रहे हो, लेकिन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, स्क्वायर के लिए अलग फॉर्म है, रेक्टेंगल के लिए अलग फॉर्म है उसकी, ठीक है। तो ये आपका मेथड ओवरलोडिंग है इन शॉर्ट। तो ऐसे आप और चीज़ों के लिए भी कर सकते हो जब हम आगे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स करेंगे। ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल बताया ताकि आपको एक्सप्लेन कर दो कि मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है, वो समझ आ जाए तो इजीली हो जाता है सब कुछ, ठीक है। अब सेम चीज आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग जैसी ही है, बस मेथड ओवरलोडिंग का एक स्पेशल केस है, एक तरह से मान लो। तो इसको मैं आपको थियोरेटिकली बताता हूँ। तो इसको हम डालते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है, अब जैसे मेथड ओवरलोडिंग है ना, मेथड को रिप्लेस कर दो ऑपरेटर से, तो आपकी बन जाती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आप प्लस ऑपरेटर को जानते हो, प्लस ऑपरेटर को जानते हो आप, ये भी बहुत फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म फॉलो करता है। कैसे करता है, इस प्लस का आप यूज क्या क्या करने के लिए करते हो, एक तो नॉर्मल आपका एडिशन, मतलब 4 + 5 ऐसे करके नॉर्मल एडिशन कर दिया। कुछ और याद आ रहा है इस काम करने का, एक काम कर लेता है ये स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, ये तो आपका हो गया अर्थमेटिक
वो करना, मैथमेटिकली 4+5 = 9 दिखा देगा। बट ये स्ट्रिंग भी तो ज्वाइन करवाता है आपकी। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं हेलो प्लस, यहाँ पे मैं डाल दूं वर्ल्ड, तो प्रिंट होके आपका क्या आने वाला है, हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग भी तो जोड़ देता है, बल्कि स्ट्रिंग तो मैथमेटिक कुछ है भी नहीं। तो है ना इसके डिफरेंट फंक्शन, मतलब एक प्लस आपके दो काम भी कर सकता है। ओके, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे अचीव करते हैं, जैसे आपने यूजिंग मैजिक मेथड्स, देखो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट है आपका सेम मेथड ओवरलोडिंग की तरह ही। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग केस में सिर्फ मैजिक मेथड्स आ जाते हैं। कैसे, आपने फ्रैक्शन वाला डेटा टाइप बनाया था ना जब हमने, तो हमने पढ़ा था ऐड, सब्ट्रैक्ट। जब आप इन वाले मेथड्स को, ठीक है, जब इन स्पेशल मेथड्स की आप मेथड ओवरलोडिंग करते हो ना, इन्हीं को ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से स्पेशल केस कैसे है, ये एक तरह से मान लो स्पेशल केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। अलग सा कुछ नहीं है, मेथड ओवरलोडिंग ही है। पॉलीमॉर्फिज्म में दो ही टॉपिक होते हैं बस, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो मेथड ओवरलोडिंग का एक स्पेशल केस है। जब आप ये मैजिक मेथड्स वालों पे लगाते हो ना मेथड ओवरलोडिंग, उसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हो। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं, व्हेन यू अप्लाई मेथड ओवरलोडिंग ऑन मैजिक मेथड्स, ऐसे टाइप के मैजिक मेथड्स पे जब मेथड ओवरलोडिंग अप्लाई करते हो, वी कॉल इट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो नथिंग स्पेशल, बस एक स्पेशल केस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस एडिशन का काम भी आ रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के काम भी आ रहा है, तो वही चीज है यहाँ पे। जब आप ऐसे टाइप के उन पे लगाते हो, ठीक है, तो मतलब यही है कि आप इस ऐड वाले को दो चीजों के लिए स्पेसिफाई कर सकते हो, कि जब यूजर इसके अंदर इंटीजर टाइप की चीजें भेज रहा है, इंटीजर या फ्लोट टाइप की चीजें, तो इसे अर्थमेटिक ऐड करे। जब यूजर इसके अंदर स्ट्रिंग भेज रहा है तो उन्हें ज्वाइन कर दे। तो दो यूज हो गए ना आपके इस ऐड के, राइट। तो बस यही चीज है। तो यही आपका पॉलीमॉर्फिज्म के आपके तीन टॉपिक है। एक समरी देता हूँ वापस से। सबसे पहले हमने पढ़ा मेथड, स्टार्टिंग पे चलते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग, फिर हमने पढ़ा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते पाइथन में लाइक इन जावा, बट हम एक थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके का यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज करके। ठीक है, बाकी आप इफ एल्स लगा ही सकते हो उसके अंदर। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसी का, मेथड ओवरलोडिंग का एक स्पेशल केस है, स्पेशल कुछ नहीं है। बस आपका पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो कि फोर्थ पिलर भी है हमारा, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इसका मतलब अगर मैं बेसिक जनरल में बताऊं, तो काम है हाइडिंग द बैकग्राउंड प्रोसेस, मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस को हाइड कर देना, या फिर ऐसे बोल सकते हो आपकी जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है ना उसको हाइड कर देना। अब एग्जांपल के साथ बताते हैं आपको। टीवी रिमोट तो आपको पता ही होगा। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, टीवी रिमोट देता हूँ एक, एंड एक मैं आपको देता हूँ कार। अब कैसे, टीवी रिमोट पता है आपको। अब देखो टीवी रिमोट आपका जब होता है तो उसमें बस ऊपर क्या दिख रहे होते हैं, बटन दिख रहे होते हैं। बट जो भी उसकी कॉम्प्लेक्स वायरिंग होती है, उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर वगैरह सब कुछ लगे रहते हैं, जो चिप्स वगैरह लगे रहती हैं, वो सारे उसके कवर के अंदर होती है। कवर की मदद से छुपी रहती है वो कवर। ठीक है, पूरा प्लास्टिक के कवर की मदद से छुपा रहता है वो। आपको सिर्फ ऊपर सरफेस पे क्या दिख रहा होता है, सिर्फ बटन बटन चीजें दिख रही होती हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ऐसा कुछ रिमोट है आपका, ठीक है, स्क्वायर करके देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपकी वायरिंग वायरिंग सब हो रखी है, यहाँ पे सारी वायरिंग सेमीकंडक्टर वगैरह लगे हैं, और बटन आपके ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। ऐसे होता है रिमोट। ठीक है, तो ये आपको जो ऊपर की ऊपर तरफ दिख रही है वो आपकी है यूजफुल, या फिर बोल सकते हो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो ये अंदर की तरफ है ये आपकी है कॉम्प्लेक्स
इंफॉर्मेशन जो कि हिडन है। ओके, अब आप कोई बटन दबा रहे हो, आपने टीवी को बंद करने का बटन दबाया, बंद कर दिया आपने टीवी, ऑन कर दिया टीवी, चैनल चेंज कर लिए, वॉल्यूम अप डाउन कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो एक्शन, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसमें, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मतलब जब आप सारे एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हो बिना बैकग्राउंड प्रोसेस को जाने, तो ये सही तो है। मतलब हम यूजर को क्यों बताएं कि इतनी सारी बैकग्राउंड में चीजें हो रही है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, फालतू में यूजर का दिमाग खराब हो जाएगा। उसको उसको मतलब दो आप काम करने के लिए, वो यूजर अपना काम करेगा बस, उसको क्यों जाना है उसकी बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर। ठीक है, सेम वैसी कार के केस में होता है। कार में आपने ब्रेक मारा, अब ब्रेक के अंदर वो हाइड्रोलिक ब्रेक सब कुछ होता है एकदम, आपको तो बस ये होता है ना कि पाँव से बस ब्रेक का दबाना है, तो ब्रेक लग जाता है। अब अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है उसका, वो तो आपको नहीं पता, वो नहीं पता ना आपको, अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा है। जब आप एक्सीलेटर दे रहे हो, गाड़ी एक्सीलरेट कैसे कर रही है, किसी को भी नहीं पता होगा ना, किसी ने गाड़ी खोल के कभी देखा होगा आज तक। ठीक है, जैसे आप हॉर्न बजा रहे हो तो कहाँ से वो साउंड आ रही है, कैसे साउंड आ रही है, आप तो बस वो स्टेयरिंग वाला साउंड बजाते हो। ठीक है, तो यही सब चीजें कि आप बैकग्राउंड प्रोसेस को हाइड कर लेते हो, जो कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करते हो, और जो बस सरफेस सरफेस की इन्फॉर्मेशन है वही दिखाते हो, जो मतलब थोड़ी बहुत यूजफुल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, यूजफुल थोड़ा गलत हो गया ना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यूजर को देखनी पड़ती है, बस वही वो दिखाते हो। जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है उसे हाइड कर देते हो। इतना समझ आ गया। अब इसकी तो हो गई जनरल बात। अब थोड़ा कोडिंग के फेज में चलते हैं, तब आपको और अच्छे समझ आएगा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे पहले हम क्रिएट करेंगे कुछ क्लास। अब देखो, एब्स्ट्रैक्शन के केस में आपकी दो चीजें और होती हैं, ये याद रखना। एब्स्ट्रैक्शन में आपकी दो टाइप की क्लासें बनती हैं। अगर मैं बात करूं, एक होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक होती है आपकी कॉन्क्रीट क्लास। ये क्या होती है दोनों, मैं आपको उसमें बताऊंगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो हम पहले एब्स्ट्रैक्शन आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये आपका जो एबीसी है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एबीसी यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और कौन से मॉड्यूल के अंदर है ये, एबीसी मॉड्यूल के अंदर। रन करा, सबसे पहले पहले यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे बनाते हैं, आप डालोगे, मैं मतलब एक बना रहा हूँ कि देखो मैं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, आपकी ब्लूप्रिंट होती है एक तरह से। कैसे होती है, पहले मैं पूरा बनाता हूँ उसके बताता हूँ आपको। हम एक रोबोट क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अभी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा ए बी सी, ये आपका ये वाला ए बी सी है। ठीक है, जैसे आप किसी के अंदर ए बी सी डिफाइन करते हो तो आपका वो हो जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है अब। ठीक है, रन करेंगे। अब एट द रेट मैं डालूंगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये क्या चीज है, ये एट द रेट क्या होता है, ये आपको, इसे हम एक नाम देते हैं डेकोरेटर्स। ये क्या होते हैं आपके, अभी मैं नेक्स्ट उसमें यही बताने वाला हूँ, अभी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें डेकोरेटर्स ही बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस समझ लो डेकोरेटर होता है, ये आपको उस मेथड से पहले लगाना पड़ेगा जिस मेथड को आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने वाले हो। तो मैंने जैसे अगर मैं ये मेथड बना रहा हूँ ना, DEF कुक करके सेल्फ डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पास ही करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा, मुझे इस कुक वाले मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना था। तो उससे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एट द रेट, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है उससे पहले लिख दोगे आप ये एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अलग अलग टाइप के रोबोट बनाने वाला हूँ, मतलब ऐसा एक पिज्जा रोबोट होगा, ठीक है, और एक होगा हमारा चाउमिन रोबोट। ठीक है, तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ पिज्जा रोबोट, और इसको मैं इनहेरिट करा रहा हूँ किससे, रोबोट से इनहेरिट करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है,
अब मैं def कुक दे रहा हूँ वापस से, सेल्फ, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आई कुक डिलीशियस पिज्जाज। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, बर्गर, बर्गर वाला करते हैं, चाउमीन वाला सही नहीं लग रहा। बर्गर रोबोट बनाते हैं एक, ये भी रोबोट से इनहेरिट कर रहा है। def कुक सेल्फ प्रिंट आई कुक बेस्ट बर्गर्स हेयर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो ये हो गई जिसको आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जिनको आप इनहेरिट कराते हो उनको आप कॉन्क्रीट क्लास बोलते हो। तो मतलब आपकी पिज्जा रोबोट वाली क्लास भी कॉन्क्रीट क्लास है, ठीक है। और जो आपकी ये बर्गर रोबोट वाली क्लास है, ये भी आप रोबोट से इनहेरिट करा रहे हो, और रोबोट हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो ये भी आपकी कॉन्क्रीट क्लास है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो जो क्लासें इनहेरिट होती हैं उनको आप कॉन्क्रीट क्लास बोलते हो, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब एब्स्ट्रैक्शन में हुआ क्या है, आप बोल रहे हो हुआ क्या है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो हम पिज्जा बॉट बना रहे हैं और इसको मैं पिज्जा रोबोट से डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये हमने अपना पहला रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने पिज्जा रोबोट क्लास का। ठीक है, अब मैं पिज्जा बॉट का कॉल करूंगा कुक। ठीक है, तो आई कुक डिलीशियस पिज्जा। ठीक है, सेम मैं अगर बर्गर बॉट का कॉल करूंगा बर्गर रोबोट। ठीक है, और फिर इसका मैंने, यार ये कॉपी करते हैं और डॉट कुक कॉल करते हैं, आई कुक बेस्ट बर्गर। आप बोलोगे तो ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग तो हो रही है, ये तो पढ़ चुके हैं मेथड ओवरराइडिंग वगैरह सब कुछ। इसमें एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली। अब मैं बताता हूँ बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले नोट्स पे चलते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो आपका एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ दिया क्या, रोबोट, ठीक है, एंड देन यहाँ पे दो हमारे पास कॉन्क्रीट क्लास थी, रोबोट आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दो कॉन्क्रीट क्लास है हमारे पास, पिज्जा रोबोट एंड बर्गर रोबोट। इसके अंदर भी अपना खुद का कुक है, पिज्जा रोबोट के अंदर भी अपना खुद का कुक है, रोबोट के अंदर भी खुद का कुक है बल्कि। और ये आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये दोनों आपकी हैं कॉन्क्रीट, और ये भी आपकी कॉन्क्रीट क्लास। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम क्या होता है, आपको ब्लूप्रिंट देना होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है आपका ब्लूप्रिंट। ठीक है, इसने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया कि आपकी क्लासेस दिखेंगी कैसे, रोबोट क्लासेस से जो क्लासेस डिफाइन होंगी वो दिखेंगी कैसे। ये एक तरह से इनका ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है कि रोबोट क्लास जैसी बन दिखेगी ना, बाकी क्लासेस भी उसकी जैसी दिखनी चाहिए, मिलती जुलती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने रोबोट क्लास के अंदर कुक मेथड डिफाइन किया है, तो पिज्जा रोबोट को भी कुक मेथड होना जरूरी है, बर्गर रोबोट को भी कुक मेथड होना जरूरी है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, ठीक है, अगर मैं यहां से कुक मेथड के जगह कुकिंग मेथड करता हूं, तब क्या होगा, कुछ होगा ऐसे फर्क।
ये देखो आ गया ना एरर बर्गर वाले में, कैंट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बर्गर रोबोट विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुक। क्यों? क्योंकि उसने हमने क्या डिफाइन कर दिया ब्लूप्रिंट, कि अगर रोबोट क्लास से डिफाइन कर दिया हमने कि कुक होना चाहिए, तो पिज्जा रोबोट के अंदर भी कुक होना चाहिए, बर्गर रोबोट के अंदर भी कुक होना चाहिए। बल्कि लेकिन हमने इस कुक को क्या कुकिंग बना दिया, तो उसे कुक मेथड नहीं मिला बर्गर रोबोट के अंदर, तो इस वजह से आपकी एरर आ गई यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैं इसे कुकिंग को वापस कुक कर दूंगा, आपकी एरर हट जाएगी। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि जो मेथड्स या जो चीजें आपने उसके अंदर डिफाइन करी हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, यहाँ देखो ना आप, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने इसे कुक को एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह डिफाइन किया है, कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आपने किसी को डिफाइन कर दिया, मतलब वो मेथड जो भी आप इस रोबोट क्लास से दूसरी क्लास से इनहेरिट करवाओगे, उन सब में कुक मेथड होना कंपलसरी है। कि अगर रोबोट से आपने पिज्जा रोबोट करा तो इसके अंदर कुक होना कंपलसरी है, वरना एरर आएगा। बर्गर रोबोट के अंदर भी कुक होना जरूरी है, वरना एरर आएगा। ये पहला पॉइंट है आपका एब्स्ट्रैक्शन का। और किसकी मदद से हो रहा है ये एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वजह से। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मतलब अगर मैं रोबोट भी तो हमारे पास एक क्लास है ना, तो मैं रोबोट का वो नहीं बना सकता, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मैं रोबो करके रोबोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं बन सकता। कांट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास रोबोट विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ठीक है, तो वही है कि आप रोबोट क्लास का जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो आपका एक ऐसा ब्लूप्रिंट की तरह सर्व कर रहा है। राइट, तो यही है आपके दो मेन चीजें बस। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स कौन कौन से आपने पढ़े। फर्स्ट, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, सेकेंड, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल कॉन्क्रीट क्लास, यानी ये कंपलसरी है सारी कॉन्क्रीट क्लासेस के लिए, टू हैव ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मतलब जो जो आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, वो आपकी कंक्रीट क्लासेस के अंदर होना कंपलसरी है, जो कि मैंने आपको कुक बता दिया, क्योंकि कुक मैंने क्या यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया था, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला डेकोरेटर लगा दिया ना जैसी, तो आपकी वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन चुका है कुक वाला आपका। तो कुक अब आपका इसके अंदर भी होना जरूरी है, पिज्जा रोबोट के अंदर एंड बर्गर रोबोट के अंदर। एंड दूसरी चीज, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। आपको या तो पिज्जा रोबोट का करना पड़ेगा या बर्गर रोबोट का, लेकिन आप रोबोट का नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है आपका मोटा मोटा एब्स्ट्रैक्शन सब कुछ। ठीक है, सो आई होप आपको पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ऊप्स की सीरीज खत्म होती है यहाँ पे। अगली सीरीज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम बोल सकते हैं एसक्यूएल। उसको देखेंगे अगली सीरीज से। तो मेरे को लगता है आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है ऊप्स के कंसेप्ट में। अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।